जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस दमदार से क्लास में, जिसका नाम है वंशागति आणविक आधार। चैप्टर नंबर आपका होने वाला है 6। ध्यान रखिएगा, मैं इसमें आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलिए सवाल पर बात करते हैं। एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको 5 चैप्टर तक अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव करवा दिया है बायोलॉजी में। जाकर के मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पर शुरू से। चलिए देखते हैं, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो वो आपका सिद्ध किया किससे? रूपांतरण से। आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजनी क्षारकों की जोड़ी में से कौन आरएनए में मिलता है? वो आपका मिलता है, सी हो जाएगा, एडेनिन यूरेसिल। एडेनिन यूरेसिल। आगे है, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, सी सही हो जाएगा। आगे है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, अनुवादन, सी सही हो जाएगा। आगे है कि बीआरएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? वो आपका होता है टोटल 10। क्या होता है? 10, सी हो जाएगा। अब देखिए, मैं इतना जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, कारण ये है कि जितने बच्चे ढंग से पढ़ाई करके अगर आए हैं बायोलॉजी का, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि देखिए, वो पढ़ करके आए हैं पहली बात, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा सारे क्वेश्चन के बारे में। इसलिए उनके लिए ये जो क्लास है प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बस एक बात कहना चाहूँगा, कॉपी पेन लीजिए और झट से उतारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय बचा हुआ है, इसमें आपको पढ़ाई नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। आगे बात करते हैं, एमआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? एमआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? केंद्रक में। अरे होगा कहाँ? केंद्रक में होगा। आगे देखिएगा, अब थोड़ा फास्ट पकड़ते हैं। जिनको अगर आता है क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो लिखते चलिएगा वीडियो को रोक करके। कोशिका का ऊर्जा गृह बहुत बार पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखेंगे, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको? राइबोसोम, यानी कि डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि मेसेल्सन मेवम स्टोल ने ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को किसके साथ लेबल किया था? तो भारी नाइट्रोजन के साथ किया था। भारी नाइट्रोजन के साथ किया था। आगे है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम जोड़ेगा? तो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। आगे है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें होती है डीएनए पॉलीमरेज की। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चैन समापन कोडोन है? कोडोन है। निम्नलिखित में से कौन चैन समापन कोडोन है? अरे क्या है? तो यूएए है, यूएए है। आगे बताना कि प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध होता है, बॉन्ड होता है? वो होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। आगे देखना कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, तो किसकी? एटीपी की। किसकी? एटीपी की। आगे देखना कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था? बच्चों बताना है जल्दी से। तो किन्होंने? बीडल एवं टैटम में। किन्होंने? बीडल एवं टैटम में। आगे देखना है कि जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज जीन्स। लिखते चलिएगा फटाफट। आगे है, आरएनए पॉलीमरेज किस जीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है? तो ये होता है प्रमोटर जीन के साथ। आगे देखना है कि लैक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? टोटल 3 जीन पाए जाते हैं। आगे देखना है कि ट्रिपोफेन ओपेरोन किस प्रकार का तंत्र दर्शाता है? तो दमनकारी तंत्र दर्शाता है। आपका क्या हो जाएगा? दमनकारी तंत्र दर्शाता है जी। आगे देखेंगे कि जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? बेंजर ने। किसने? बेंजर ने किया था। लैक ओपेरोन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है? प्रेरक का कार्य होता है। प्रेरक का कार्य होता है। आगे की नियंत्रक जीन को
और क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को और हम लोग निरोधक जीन के नाम से भी जानते हैं। आगे ध्यान देना है कि यूकैरियोटिक्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। आगे देखना, आगे है कि जंक डीएनए किसे कहा जाता है? नॉन कोडिंग क्रम को। नॉन कोडिंग क्रम को एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने बच्चे अगर पूरे जितना भी मैं बायोलॉजी में जिस भी चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं ना, अगर ढंग तरीके से आप लोग पूरे के चैप्टर को कर लेंगे ना तो समझ आपका नैया पार है यहाँ पर से। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट करना है। मैं अभी अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको टोटल सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सवाल देखना। आगे सवाल है हेटेरोजीन्स mRNA। देखो, हेटेरोजीन्स mRNA से mRNA बनने में किस प्रक्रिया से मिलती है? हेटेरोजीन्स mRNA से mRNA बनने में किस क्रिया से मदद मिलती है? किससे मिलती है? स्प्लिसिंग से। स्प्लिसिंग से किससे मिलती है? स्प्लिसिंग से। किससे मिलेगी? स्प्लिसिंग से। डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य है? उपरोक्त सभी हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा? तो देखिए, संतान के सही माता पिता की पहचान करना होता है फिंगरप्रिंट लेकर के, है कि नहीं? डीएनए फिंगरप्रिंट जो कि हम लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं ना, उसीलिए। फोरेंसिक विज्ञान में अपराधियों को पहचान करना। अब बहुत सारा इस सब चीज़ों के लिए बहुत सारे देखे होंगे, बहुत है जो कि अपराधी इस चीज़ का फ्रॉड यानी कि फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे है कि संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, इसके असली माता पिता कौन है उसके बारे में। आगे है कि डीएनए तथा आरएनए किस कारण से समान होते हैं? किस कारण से समान होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। आगे ध्यान देना है, जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? 61 प्रकार के। कितने? 61 प्रकार के। जेनेटिक कोड कहाँ पर होते हैं? ये होता है mRNA में। ठीक है, आगे देखना, कोई दिक्कत? त्रिक कोड यानी कि ट्रिपल यू किसके लिए होता है? ये होता है फेनिल एलिनीन के कारण। एलेनीन के कारण। जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन का नियमन किस स्तर पर हो सकता है? किस स्तर पर हो सकता है? तो इनमें से सभी के स्तर पर हो सकता है। इनमें से सभी स्तर पर हो सकता है। आगे देखेंगे कि डीएनए खंड जो समान अग्र तथा पश उल्टा सीधा एक समान के कोड को पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, आगे कि मनुष्य में कुल अनुमानित जीन की संख्या कितनी है? वो है 30,000। वो कितनी है? 30,000। आगे देखना, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए एक प्रबल अम्ल है। इसकी अम्लता का कारण क्या है? तो फॉस्फेट समूह। क्या है? फॉस्फेट समूह इसका अम्लता का कारण है। आगे के डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है? वो होता है यूरेसिल। आगे है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? तो गुआनिन से होता है। साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसमें। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होती है। आगे ध्यान देना है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक क्षारक युग्म एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित होते हैं? तो 0.34 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। आगे है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या खोजा था? रूपांतरण। क्या खोजा था? रूपांतरण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कूट है? क्या है? तो AUG और GUG। बी आपका करेक्ट
हो जाएगा। आगे देखना, यदि डीएनए कुंडली में 10 वलय हों तो डीएनए कुंडली की कुल संख्या कितनी होगी? 340 एंगस्ट्रॉम। 340 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? किसके लिए मिला था? तो जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए उन्हें मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना कि आरएनए से डीएनए के संश्लेषण को परिभाषित करते हैं। कौन परिभाषित करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपका ये हो जाएगा करेक्ट। आगे देखना, देखिए आगे है न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो ये आपका शर्करा और नाइट्रोजनी बेस है। शर्करा और नाइट्रोजनी बेस होता है। आगे देखना कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जीनों का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। जीनों का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। आगे आपका सवाल है, यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत मात्रा क्या होगी? वो आपका 32%। 32% यानी कि डी। आगे देखना, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? टीआरएनए में पाया जाता है। आगे देखना, आपको इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखना, ओकाजाकी खंड कब बनता है? ले लोटा, ये ऐसा नाम है ओकाजाकी, केकरा झाकी बड़ी खतरनाक मिलेगा नाम बायोलॉजी में सारा का सारा। क्या है? ओकाजाकी खंड कब बनता है? डीएनए के असंत द्विगुणन में। डीएनए के असंतत द्विगुणन में। किसमें? डीएनए के असंतत द्विगुणन में। ठीक है। टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए एकल कुंडली। क्या होता है? आरएनए एकल कुंडली। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब एक सवाल लास्ट वाला है, इसको देख लीजिए। डीएनए का एक जीवाणु को एक कोशिका से दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी के द्वारा स्थानांतरण क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपको क्या बताना है? कमेंट में बताना है। वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन पहले आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट सवाल है, दम लगाओ जरा थोड़ा सा। पढ़े होंगे तो पता होगा, और ना पढ़े वाला बोक्का लोग बैठल रहो, मुंह देखो। ठीक है, छापते रहो। इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका टोटल लगभग कंप्लीट हो चुका है। पता है कितना ऑब्जेक्टिव? 50। कितना? 50। और इसी तरह से आपको मैं रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज सभी का करवा रहा हूँ। 50-50 ऑब्जेक्टिव। अगर जो कर लिया उसका तो नैया पार है। अब जिस रूप में करे, रट के करे, अगर कहीं से पढ़ा होगा तो उसका प्रैक्टिस करके करे, जिस तरह से, लेकिन कर लो बाबू। ठीक है, यही आपका लास्ट चांस है। इसके बाद थोड़ी ना पढ़ाई होने वाला है, उसके बाद रिवीजन है, यही टेस्ट वगैरह चलेगा। आपको रेगुलर इसी तरह से करवा रहा हूँ, आगे भी मिलते रहेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश का क्लास भी मिल जाएगा, सभी का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर बढ़िया से पढ़ लिए होंगे ना, तो बस प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिस आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, दम लगा दीजिए बिल्कुल, कि आपको लाना है तो लाना है नंबर अच्छा तरीका से सारे सब्जेक्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।